हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 में सोशल ग्रुप कि क्या कुछ सोशल ग्रुप होते हैं, कितने प्रकार के सोशल ग्रुप होते हैं, कौन कौन से सोशल ग्रुप को किस किस थिंकर ने दिया है, वो आज हम पूरी एक क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रुप और सोशल ग्रुप क्या होता है, या किसी भी प्रकार का समूह और सामाजिक समूह होता क्या है। ठीक, जैसे कुछ लोग हैं जो एक जगह पर इकट्ठे हैं, है ना, इनको हम बोल सकते हैं ना कि एक ग्रुप है। ठीक है, सपोज हम अगर किसी प्लेटफॉर्म पर देखें, अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पर देख रहे हैं जहाँ पे लोगों का एक भीड़ इकट्ठा है, तो वो भी तो समूह कहलाएगा, वो भी एक ग्रुप कहलाएगा। लेकिन अगर इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं सबके बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन होने लगे, किसी प्रकार का रिलेशन होने लगे, है ना, इनमें अंतः क्रिया होने लगे, इनमें बातचीत हो, किसी प्रकार का संबंध हो, ये लोग एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, यूजुअली ये लोग एक दूसरे से मिलते रहते हो, सोशली हो रहे हो, तो ही ये सामाजिक ग्रुप कहलाएगा। यानी समूह कोई भी वो लोगों का, बहुत सारे लोगों का कोई भी समूह एक समूह कहलाएगा, है ना, यानी भीड़, लोगों की कोई भी एक भीड़ जो समूह कहलाएगी, जिनमें किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं पाया जाता, ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बस कुछ टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए ये लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। लेकिन हम इस समूह को सामाजिक समूह तब कहेंगे जब इन लोगों के बीच बातचीत हो रही होगी, संबंध इनमें पाया जा रहा होगा, ये लोग एक दूसरे को जानते होंगे, पहचानते होंगे, ये लोग एक दूसरे से अपने रिश्ते शेयर कर रहे होंगे, है ना, यूजुअली ये लोग एक दूसरे से हर कुछ दिन में मिल पा रहे होंगे। ठीक है, तो ही हम इनको क्या, कैसा समूह कहेंगे, सामाजिक। यानी कोई भी भीड़ समूह हो सकती, लेकिन अगर उनके बीच संबंध होने लगे, उनके बीच इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो वो समूह बन जाएगा सोशल समूह, सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह। तो समूह आपको समझ आ गया होगा कि समूह कहते हम किसे हैं और सामाजिक समूह हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम समाजशास्त्री भाषा में देख लेते हैं कि हमारे जो यूनानी दार्शनिक है अरस्तु, इन्होंने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है ना। मानव प्रारंभिक समय से ही समूह में रहता आया है, ऐसा माना जाता है। उसके समूह में रहने का कारण भय या जीवन की सुरक्षा है ना, कि हम ग्रुप में रहेंगे तो में भी हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे अगर हम देखें कि जो आदि मानव होते थे ना, वो ऑलमोस्ट ग्रुप में रहना पसंद करते थे, कि कभी कोई जानवर अगर उन पर अटैक कर रहा है तो वो मिल के उस पर भी अटैक कर सकते थे। अब सपोज शेर आ गया और एक अकेला इंसान है, तो ऑब्वियस है कि शेर उसको मार देगा। लेकिन अगर वो उनका पूरा एक झुंड है मनुष्यों का, और वो अगर अटैक करेंगे, तो क्या वो एक शेर को नहीं मार पाएंगे, मार देंगे, है ना। तो डर भी रहता था अपने जीवन का, जिस कारण भी ये लोग समूह में रहते थे, और जीवन की सुरक्षा भी रहती थी। मतलब जो मनुष्य है वो समूह में शुरू से ही रहता आ रहा है। ठीक है, अब देखो समूह का अभिप्राय कई वस्तुओं से भी है, जैसे यंत्रों का समूह, चींटियों का समूह, है ना, उनका पशुओं का समूह, पक्षियों का समूह, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। हर सभी चीजों का ग्रुप होता है, लेकिन समाज शास्त्र के अंतर्गत समूह से तात्पर्य हम मानव समूह को करते हैं, ह्यूमन ग्रुप से है, जिसे हम सामाजिक समूह भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी यंत्रों के बीच क्या सामाजिक संबंध है हमें नहीं पता, चींटियों के बीच, पशुओं के बीच क्या सामाजिक संबंध है हमें नहीं पता। ठीक है, तो व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति होती है ना, वो क्यों होती है, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति समूह में रहने की होती है, जिस यानी इनकी कैसी प्रवृत्ति होती है, मिलनसार होती है। देखिए ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ओ यू ऐसा आएगा, ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट, है ना, जिसके कारण ही वो समूह में रहता है, मिलनसार होता है, उसको समूह में रहना अच्छा लगता है। अब देखिए समूह की जो अवधारणाएं हैं, वो कुछ 3 कारण है या 3 प्रकार है कि जन्म हुआ या कैसे समूह, सोशल ग्रुप कैसे बना। ठीक है,
अब देखिए 3 बात है यहाँ पे। पहला सामाजिक समुच्चय, सोशल एग्रीगेट। अब देखिए समुच्चय क्या है? वही ग्रुप कि लोगों का एक समुच्चय यानी संग्रह है जो किसी स्थान पर एक कुछ समय के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन उनमें कोई भी निश्चित संबंध नहीं पाया जा रहा है। जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जो ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, जो जन समूह इकट्ठा हो रहा है, जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसको हम समूह नहीं कह सकते हैं, ये सामाजिक समुच्चय है ना। थोड़े टाइम के लिए वो लोग हैं, टेम्परेरी है, परमानेंट वो लोग नहीं है वहां पे, थोड़े टाइम के लिए, जिसको जब जो भी साधन मिलेगा वो अपने साधन से वहां से चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही समुच्चय को गिन्सबर्ग वाटरमोर ने अर्ध समूह या क्वासी ग्रुप कहा है। ठीक है, अब है सामाजिक श्रेणी या सोशल कैटेगरी, यानी समान शिक्षा या समान आय वाले व्यक्तियों का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक श्रेणी, सोशल कैटेगरी कहते हैं। जैसे शिक्षक समूह, सारे शिक्षक एक ही कैटेगरी के हैं। विद्यार्थी समूह, एक ही क्लास के विद्यार्थी होंगे। क्लर्क समूह, सारे क्लर्क का एक जो ग्रुप होगा, यानी जिनका एजुकेशन सेम हो या जिनकी आय सेम हो, उस कैटेगरी के लोगों को हम कहते हैं सोशल कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल ग्रुप। ठीक है, अब आएगा सोशल ग्रुप। तो सामाजिक समूह व्यक्तियों का ऐसा संग्रह जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध तो पाया ही जाता है। ठीक है, और एक निश्चित संगठन का जन्म भी हो रहा है ना। इस प्रकार से समूह अभिप्राय व्यक्तियों के एकत्रीकरण, संग्रह तथा उनके बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्थित व्यवस्था से है ना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि समुच्चय क्या होता है। बस लोगों का एक भीड़, जो मैंने पहले भी आपको समझा दिया है। सोशल कैटेगरी क्या होती है? सेम पोजीशन वाले, सेम इनकम वाले, सेम आय वाले लोगों का ग्रुप। और सोशल ग्रुप क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने क्या कुछ कहा है सोशल ग्रुप के बारे में। तो मैकाइवर पेज है, आपको याद हो गया होगा, मैं पहले दिन की क्लास से बता रही हूँ कि इनकी किताब का नाम सोसाइटी। बहुत सारी किताबें हैं, बीच बीच में आपको मिलती जाएंगी, अलग अलग देती जाऊंगी। प्रयास रहेगा जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी इम्पोर्टेंट बुक्स की, है ना। तो आप वहां से भी पढ़ लेंगे। लेकिन जितनी बुक्स जिस भी थिंकर की आपको बीच बीच में मिलती जा रही है, आप लिखते रहिए, शॉर्ट नोट्स में आप उसको लिखते रहिए, याद करते रहिए किस थिंकर ने क्या बुक दिया है, किस थिंकर के क्या कीवर्ड्स हैं, किस थिंकर ने कौन सा ग्रुप दिया है, किस थिंकर ने कौन सा स्टेटस रोल दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आप अभी से याद करते रहिए, एंड टाइम पे जब एग्जाम देने बैठेंगे आप बोलेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं। सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, बट आप एग्जैक्ट वही वे फॉलो करेंगे, वही चीजें पढ़ेंगे, तो आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे वो आपको पहचाने जाने पहचाने मिलेंगे। ठीक है, तो मैकाइवर पेज की किताब है सोसाइटी, जिसमें उन्होंने बताया समूह से उनका जो तात्पर्य है मनुष्यों के संकलन, एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग से है ना, जो एक दूसरे के साथ आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कलेक्शन मनुष्यों का, कोई भी संकलन, वो ग्रुप तो है लेकिन उनके बीच सामाजिक संबंध भी स्थापित हो रहा है, तो ही वो सामाजिक समूह है। ऑगवर्ड निमकाफ ने कहा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे सामाजिक समूह या युग्म समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? एक दूसरे पे प्रभाव की बात की है निमकॉफ ने। आपको पहचानना ही ऐसे है एग्जाम में डेफिनेशन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो कीवर्ड्स, जो पहचान मैं आपको बताऊं आप वही याद रखिए। अगर आपको लग रहा है उससे बेहतर भी आपको किसी डेफिनेशन में कोई कीवर्ड समझ आ रहा है, ऐसा आप सोच रहे हैं कि ये चीज से मुझे याद हो जाएगा, तो आप वो भी करिए। इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन याद करना, ना कि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से याद रखना। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन ही आती है और आपको उसको पहचानना ही पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक आप याद नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स, कीवर्ड्स देखिए जहां से आप उसको याद कर सकें। जैसे इन्होंने मनुष्यों के संकलन की बात की, इन्होंने एक दूसरे पे प्रभाव की बात की। ठीक है, बॉटमोर ने कहा, सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस संकलन को कहते हैं जिसमें व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होंगे। प्रत्येक समूह और उसके प्रतीकों के प्रति वो
सचेत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित संबंध की और प्रतीकों की बात की है बॉटोमोर ने। जॉनसन का कहना है कि समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों में आपसी सहयोग को वो आवश्यक मानते हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग पहचाने जाने योग्य संरचना से युक्त नियमित संपर्क रखने वाले व्यक्तियों का समूह, नियमित संपर्क और पहचाने जाने योग्य। ठीक है, विलियम्स ने कहा सामाजिक समूह मनुष्यों के उस संग्रह को कहते हैं जो परस्पर संबंधित कार्य करते हुए अपने एवं दूसरों द्वारा पारस्परिक अंतःक्रिया इकाई के रूप में जाने जाते हैं। फेयरचाइल्ड फेयरचाइल्ड के अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह समूह है जिनके बीच स्थापित मनोवैज्ञानिक अंतःक्रियात्मक प्रतिमान होता है जो उसके सदस्यों द्वारा तथा सामान्यतः दूसरों के द्वारा भी उसके विशिष्ट सामूहिक व्यवहार के कारण एक संधि, है ना, एंटिटी के रूप में स्वीकृत किया जाता है। ठीक, जोसेफ फीचर ने कहा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक आदर्श नियम हितों मूल्यों के अनुसार पारस्परिक कार्यों में हिस्सा बटाते नहीं होगा, बांटते हुए पहचाने जाने योग्य एवं संरचना युक्त निरंतर सामाजिक प्राणियों की सामूहिकता ही एक समूह है। यानी ये लोग अपने नियम को शेयर कर रहे हैं, अपने हित को शेयर कर रहे हैं, इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं, वैल्यूज शेयर कर रहे हैं, इनके कॉमन एम्स हैं, गोल इनके कॉमन है। तो ये जो ग्रुप बनेगा इन्हें ही सामाजिक प्राणियों का समूह कहेंगे, ऐसा कहा है जोसेफ फीचर ने। मेरिल और एल्ड्रिच के अनुसार सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिनमें एक लंबी अवधि से संचार होता रहा है और एक सामान्य प्रकार या प्रयोजन के अनुसार वो कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो लोगों का जो ग्रुप है उसमें बहुत लंबे समय से उनके बीच इंटरेक्शंस हो रहा है, रिलेशन बना हुआ है और वो उनका जो उनका काम है वो प्रॉपर एक प्रकार के अकॉर्डिंग है, प्रयोजन के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरिल ने कहा। हॉट एवं रेस ने कहा कि समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों की एक संगठित संग्रह है। स्मॉल ने कहा कि समूह का अर्थ व्यक्तियों की किसी भी लघु या बृहद इकाई से है जिनके मध्य इस प्रकार के संबंध हो कि उन्हें एक संबद्ध इकाई, है ना, उन्हें एक संबद्ध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। सापिर कहते हैं कि समूह का निर्माण केवल इस तथ्य पर आधारित है कि कोई विशेष स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है। ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट आपका कुछ भी हो सकता है जिस वजह से आप किसी समूह का हिस्सा हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसमें ऐच्छिक सदस्यता लेते हैं, कोई जबरदस्ती आपको इसका मेंबर नहीं बनाते। यानी जो सोशल ग्रुप होते हैं उसके आप वॉलेंटरी मेंबर होते हैं। ठीक है, आपकी जो मेंबरशिप होती है वो वॉलेंटरी होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। मर्टन की किताब का नाम है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आती रहती है एग्जाम में। इन्होंने समूह की व्याख्या में व्यक्ति परक यानी सब्जेक्टिव और वस्तु परक यानी ऑब्जेक्टिव के आधार पर इन्होंने समूह को बताया है। तो इन्होंने समूह के लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट बताई है। पहला, 2 से ज्यादा व्यक्ति होना। ठीक, दूसरा, इनके बीच सामाजिक संबंध पाया जाना। ठीक है, अंतःक्रिया होना। और तीसरा इन्होंने कहा इनके अंदर भावना का होना। वह इस समूह का सदस्य है, ये कैसा हो गया, व्यक्ति परक हो गया। और इस समूह के अंदर अगर उसके अंदर भावना है तो ये कैसा हो गया, वस्तु परक हो गया। ठीक है, अब गिटलर के अकॉर्डिंग समूह निर्माण में, ये कॉमा लगा है जो कि टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, समूह निर्माण में समय व स्थान ये 2 तत्व महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कोई भी अंतःक्रिया समय के किसी भाग में होती है और उसके लिए कोई ना कोई स्थान होना अवश्य होगा। बिना समय या बिना स्थान के अंतःक्रिया नहीं हो सकती है। तो समय और स्थान से आप गिटलर की डेफिनेशन याद रख सकते हैं। गिलिन ने समूह की अवधारणा को
अंतः क्रिया के संबोध द्वारा समझाया, जिसके लिए उन्होंने दो बातें बताई हैं। पहला कि उत्तेजना होना चाहिए और अनुक्रिया होना चाहिए, है ना। उत्तेजना और अनुक्रिया यानी स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स होना चाहिए। किसी भी सामाजिक अंतः क्रिया के लिए संपर्क एक आवश्यक तत्व है। संपर्क होने के लिए उत्तेजना होना आवश्यक है तथा उसके उत्तर में अनुक्रिया भी होना चाहिए। गिलिन और गिलिन का कहना है कि समूह की एक और विशेषता इन्होंने बताई, जिसमें समूह के सदस्यों में समूह के हितों के प्रति निष्ठा होना आवश्यक है। इसलिए समूह का प्रत्येक सदस्य अपने समूह को दूसरे समूहों से श्रेष्ठ समझता है तथा दूसरे समूह को अपने समूह से थोड़ा सा हीन समझता है कि दूसरे का समूह वो अच्छा नहीं है और हमारा समूह ज्यादा अच्छा है, जिसे गिलिन कहते हैं स्व समूह केंद्रता। एथनोसेंट्रिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। एथनोसेंट्रिसिज्म से कौन कनेक्टेड है या एथनोसेंट्रिसिज्म किसने दिया। देखिए यहाँ पे कि ये जो अवधारणा है तो समनर की ही है, लेकिन बात किसने की है, गिलिन ने की है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एग्जाम में देखिए कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट होते हैं ना, एग्जाम में आ गया इसकी मूलभूत अवधारणा किसने दी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, तो आप लगाएंगे डब्ल्यू जी समनर, विलियम ग्राहम समनर ने। लेकिन समूह के रूप में इसकी बात किसने कही, तो हो जाएगा गिलिन और गिलिन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेट में भी आया हुआ है, सेट में भी आया हुआ है, पीएससी में भी 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, 2-3 बार से मेरा मतलब है कि अभी हिमाचल में जो पीएससी कंडक्ट हुआ था 1 साल पहले, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूपी में जो जीडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और एमपीपीएससी में भी ये आता रहता है क्वेश्चन, सेट में आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉनसन ने कहा, जॉनसन के अकॉर्डिंग, कि समूह के लिए संबंध होना तो जरूरी है ना, यानी रिलेशन तो जरूरी है, लेकिन सभी प्रकार के संबंधों से तो समूह का निर्माण नहीं होता है। संबंध के साथ साथ सहयोग की भावना और समूह के सदस्य होने की भावना यानी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, है ना, और हम की भावना यानी वी फीलिंग का होना भी आवश्यक है। बेसिकली समूह हम कह सकते हैं या सोशल ग्रुप हम उसे कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कुछ भी उनके सामान्य हित कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जिसके लिए वो एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण मीनिंगफुल इंटरेक्शन करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, तो वो क्या होता है, एक समूह का निर्माण होता है, जिसे हम सामाजिक समूह सोशल ग्रुप कहते हैं। अब इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, लक्षण क्या है। अब देखिए बहुत सारे तत्व हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना, कॉमन गोल होंगे, इंटरेक्शंस होंगे, अंतः क्रिया होगी, मनोवैज्ञानिक संबंध होंगे, संरचना होगी, स्ट्रक्चर तो होगा ही ना। जब बहुत सारे लोग एक ग्रुप का निर्माण करेंगे तो एक स्ट्रक्चर तो आपको दिखेगा ही। ठीक है, सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, तो फीचर और बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे इसके फीचर्स दिए हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, यानी समूह बनने के लिए लोगों का होना तो बहुत जरूरी है ना, अकेले एक इंसान तो नहीं कर सकता है, तो बहुत सारे यानी दो या दो से भी ज्यादा लोग अगर हैं तो समूह का निर्माण हो जाएगा। जिसमें गिलिन गिलिन ने लिखा कि समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना है। फिर है कार्यों का विभाजन। प्रत्येक समूह में प्रत्येक समूह का जो निर्माण है किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सदस्यों में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, अब सपोज ऐसे समझिए कि एक सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी को प्रॉपर उस सोसाइटी का काम चले उसके लिए एक सेक्रेटरी कर अपॉइंट कर दिया जाएगा, जबकि वो उसको सैलरी नहीं मिलती, फिर भी लीडर बन जाएगा, सेक्रेटरी होगा। ठीक है,
ट्रेजरर होगा, और भी ऐसे कुछ कुछ सदस्य होंगे जिनके अपने अपने काम बटे होंगे, और फिर वो जाके पूरी की पूरी वो जो सोसाइटी बनी होगी उसका काम चल रहा होगा। ठीक है, फिर सामान्य रुचि कॉमन इंटरेस्ट होंगे, है ना। अब देखिए, जिसका इंटरेस्ट ही कॉमन नहीं है, जिनकी पसंद ही एक जैसी नहीं है, तो उनके बीच तो हमेशा संघर्ष ही होता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट ही होता रहेगा, वो ग्रुप का निर्माण कैसे करेंगे। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कॉमन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, समूह में एकता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी समूह तभी तक कायम रह पाएगा जब तक उनमें एकता की भावना रहेगी। अगर एकता नहीं रहेगी, समूह टूट जाएगा। यानी हम की भावना होना, वी फीलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐच्छिक सदस्यता ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सदस्यता कैसी होती है, ऐच्छिक होती है, वॉलेंट्री होती है। जबरदस्ती आपको किसी भी समूह का सदस्य कोई नहीं बना सकता। स्तरीकरण होता है ना। स्ट्रेटिफिकेशन तो होता ही है कि व्यक्ति समान पद पे नहीं होते, अलग अलग उनकी परिस्थिति होती है और सबके अलग अलग रोल होते हैं, और उनमें भी उनके उतार चढ़ाव होते ही हैं। ठीक है, तो पदों का जो उच्चतम और निम्नता का जो क्रम है वही संस्तरण है। यानी एक ग्रुप में अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग पोस्ट के, अलग अलग रोल वाले, अलग अलग स्टेटस वाले लोग होते हैं। ठीक है, सामूहिक आदर्श, प्रत्येक समूह में सामूहिक आदर्श प्रतिमान भी पाए जाते हैं, जो सदस्यों के जो व्यवहार है उन्हें निश्चित करते हैं, उनको एक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जैसे जो रिचुअल होंगे, लॉज होंगे, फोकवेज होंगे, कस्टम्स होंगे, ये सारी चीजें, है ना। स्थायित्व परमानेंसी होती है, स्थायी होते हैं। हाँ, तो स्थायित्व भी होता है समूह में, है ना। परमानेंसी होती है, उद्देश्यों की पूर्ति के बाद समाप्त तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने अस्थिर नहीं होते हैं कि बहुत जल्दी बने और खत्म हो गए। देखिए, जो ग्रुप, सोशल ग्रुप्स होते हैं ना, बहुत लॉन्ग टर्म के होते हैं, बहुत जल्दी खत्म नहीं होते, उनमें परमानेंसी होती है। थोड़े से, मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग चलेंगे, लेकिन थोड़े से ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, समझौता, किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उसके सदस्यों में समूह के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको लेके वो एग्री करें कि हाँ ठीक है भैया, हम इस चीज को फॉलो करेंगे, हम इस चीज को मानेंगे, है ना। नेक्स्ट है अपना ढांचा, यानी जो उनका स्ट्रक्चर होगा, कि प्रत्येक समूह की एक संरचना होगी जिसमें उसके कुछ नियम होंगे, कार्यप्रणाली होगी, उनके कुछ अधिकार होंगे, कर्तव्य होंगे, पद होंगी, भूमिकाएं होंगी, है ना, ये सब तय होंगे और सदस्य उन्हीं के अकॉर्डिंग व्यवहार करेंगे। ठीक है, सोशल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक संबंध होगा, केवल व्यक्ति तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके बीच सामाजिक संबंध भी होगा, अवेयर होंगे एक दूसरे को लेके, एक दूसरे के रिलेशन को लेके, है ना। तो मैकाइवर पेज ने पारस्परिकता एवं जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति और सहयोग की भावना पाई जाती है। अब देखिए, एग्जाम में आपसे इतना भी आ सकता, पूछा जा सकता है ना, कि समूह में पारस्परिकता और जागरूकता जैसे तत्वों को किसने माना है। तो हो जाएगा आपका मैकाइवर और पेज। आदान प्रदान, ये लोग अपने बीच चीजों का, विचारों का, मूल्यों का, कल्चर्स का आदान प्रदान भी करते हैं। अगर सुख है तो उसका भी आदान प्रदान करेंगे, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो उसका भी आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, अब है समूहों का वर्गीकरण। ठीक है, कि समूह कितने टाइप्स के समूह हैं, किन समूहों को किसने दिया है, वो समूह वही नाम क्यों है, या उन समूहों में कौन कौन से लोग आते हैं, ये सारा अब हम देख लेते हैं। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर विद्वानों ने छोटे तथा बड़े समूह के रूप में वर्गीकृत किया है ना। जॉर्ज सिमेल, जॉनसन, होमान्स ने छोटे समूहों को समाज का आधार माना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, छोटे समूहों को समाज का आधार किसने माना है। कोई एक थिंकर भी हो सकते हैं, तीनों का नाम भी हो सकता है। जबकि मैकाइवर पेज ने राष्ट्र तथा प्रांत जैसे बड़े समूहों का उल्लेख किया है। ठीक है, स्थायित्व के आधार पर समूह को दो भागों में विभाजित किया है। जैसे स्थायी समूह, यानी परिवार, विवाह, नातेदारी, शिक्षा संस्थान, और अस्थायी समूह, जैसे कोई भीड़, है ना। थोड़े टाइम के लिए आप कहीं पे मिले, आप किसी प्रसंग में मिल गए, तो वो अस्थायी समूह। ठीक है, इन दोनों के बीच एक विशेष प्रकार का समूह पाया जाता है जिसे अर्ध समूह या आभासी समूह कहते हैं, या क्वासी ग्रुप कहते हैं, जिसे गिन्सबर्ग तथा बोटोमोर ने दिया है।
अर्ध समूह या क्वासी ग्रुप या आभासी समूह इसे दिया है गिन्सबर्ग और बोटोमोर ने। इनका कहना है कि ये जो समूह है इसमें व्यक्तियों का एक ऐसा योग है जिसमें संरचना या संगठन का अभाव होता है। इसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ होते हैं, बहुत कम जागरूक होते हैं, है ना। जैसे सामाजिक वर्ग, परिस्थिति, आयु, लिंग, ये जो समूह है ये हैं आपके अर्ध समूह, ठीक है। अब इसकी संरचना, संगठन आपको इतना नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। इनका अस्तित्व कैसे बना, ये कैसे आए, पहला कौन सा कास्ट बना, आयु का ग्रुप कैसे बना, पहली बार कब बना, आप इतना नॉलेज इसका नहीं होता है। इसलिए ये कैसे होते हैं, क्वासी ग्रुप होते हैं, अर्ध समूह होते हैं। समनर और केलर ने समूह की प्रकृति और दृष्टिकोण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया, अंतः समूह, बाह्य समूह, ठीक है। इन ग्रुप, वी ग्रुप या अस ग्रुप कहलाता है अंतः समूह, आउट ग्रुप, दे ग्रुप और देम ग्रुप कहलाता है बाह्य समूह। समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। वी ग्रुप, अस ग्रुप, फीलिंग की बात हो रही है, कनेक्टिविटी की बात हो रही है ना। तो ऐसे समूह जिसके हम सदस्य हैं, हमारा मानसिक लगाव है, सदस्यों के बीच सहानुभूति या हम की भावना है, वी फीलिंग्स है, इसमें लोग दूसरों का सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर व्यवहार करते हैं, उनकी मदद करते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं, स्नेह होता है, मानसिक लगाव होता है ना। अंतर समूह में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मैं और वह यानी आई और ही की भावना पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, आई और ही की भावना, मैं तथा वह की भावना किस समूह के अंदर पाई जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, क्वासी ग्रुप, ऐसे। तो आप प्राइमरी और अंतः समूह में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी प्राइमरी में और अंतः समूह में, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अंतः समूह याद रखिएगा, अंतः समूह की विशेषताएं याद रखिएगा, ठीक है। ओके। अंतर समूह की एकता का आधार स्वजाति केंद्रता एंड एथनोसेंट्रिसिज्म की भावना है। एक अंतर समूह परिवार जितना छोटा एवं विश्व जितना विस्तृत हो सकता है। यहाँ पे देखिए वापस एथनोसेंट्रिसिज्म आया है, किसने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। और जहां पर भी ये यूज हो वहां वहां पे आप उनका नाम लिख लेंगे, है ना। बाह्य समूह, आउट ग्रुप, दे ग्रुप या देम ग्रुप, जिसके सदस्य हम नहीं होते, हम उससे बाहर हैं। इस प्रकार के समूह में वह तथा वे, ही तथा दे की मनोवैज्ञानिक भावना पाई जाती। बाह्य समूह के प्रति न्यूट्रल होते हैं, विरोध की भावना होगी, है ना। बाह्य समूह को कैसा मानते हैं, हम पराया मानते हैं। अब गिडिंग्स ने क्या कहा, सॉरी गिडिंग्स तथा गिलिन और गिलिन ने समूहों की ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री और अनैच्छिक यानी नॉन वॉलेंट्री समूह के रूप में इन्होंने समझाया कि दो ग्रुप इन्होंने बताया, ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह, वॉलेंट्री ग्रुप, नॉन वॉलेंट्री ग्रुप, ठीक है। वॉलेंट्री ग्रुप जिसमें आप अपनी मर्जी से जाते हैं, नॉन वॉलेंट्री ग्रुप जिसमें आप अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं, ठीक है। सैंडरसन ने 3 प्रकार के समूह की बात की, ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिनिधि ग्रुप, डेलीगेट ग्रुप, ठीक है। ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री, डेलीगेट ग्रुप। ऐच्छिक शिक्षा, राजनीति आपको पढ़ना है, आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं, परिवार में आपकी चॉइस नहीं पूछी गई, आप उसके सदस्य ऑटोमेटिक हैं, बाय बर्थ है। प्रतिनिधि समूह, है ना, यानी राज्यसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत, यहाँ पे आप प्रतिनिधि का काम करते हैं। जॉर्ज हॉसन 4 प्रकार के समूह बताते हैं, असामाजिक, अनसोशल ग्रुप जैसे साधुओं का, समाज विरोधी ग्रुप, एंटी सोशल जैसे जो चोर होते हैं, जो समाज के लिए कभी अच्छा काम नहीं करते हैं, हमेशा समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। समाज पक्षी यानी जो हमेशा समाज से संबंधित, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, जैसे एनजीओ या इसी प्रकार की और संस्थाएं। आभासी सामाजिक समूह, स्यूडो सोशल ग्रुप जैसे राजनीतिक दल, है ना। और मिलर, मिलर जो है इन्होंने भी 2 प्रकार के समूह की बात की है। अब देखिए आपको यही याद रखना है, एग्जाम में यही आता है कि कौन से ग्रुप को किसने दिया, ठीक है।
तो ये आप याद रखिएगा, सैंडरसन ने कौन कौन से ग्रुप दिए, हसन ने कौन कौन से ग्रुप दिए, मिलर ने कौन कौन से ग्रुप दिए हैं, ठीक है। हम्म। अब देखिए, मिलर दो प्रकार के ग्रुप की बात करते हैं, उदग्र यानी वर्टिकल और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। उदग्र क्या है? ऐसे समूह जिनका निर्माण ऊंच नीच की भावना के आधार पर, इसमें सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया जो है वो उच्चता और निम्नता के आधार पर सृजित की जाती है, जैसे वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था, ठीक है। ये उस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, इसका कुल वो है, उसका वर्ण वो है ना, इसका गोत्र वो है, जो भी। तो अगर आपको इस टाइप की कैटेगरी में बांटा जा रहा है कि आपको किसी को उच्च किसी को निम्न बोला जाए, तो ये ग्रुप कहलाएगा आपका उदग्र, जिसने दिया मिलर। क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, इसमें सामाजिक दूरी की जगह सामाजिक समानता के आधार पर संबंधों का निर्माण होता है ना। ऊंच नीच की भावना कम पाई जाती है, जैसे कवि, गायक, प्राध्यापक, वकील, है ना, एक ही उसमें है ये सारे, ठीक है। कुले, कुले जो है इन्होंने भी दो प्रकार के समूह की बात की है, प्राथमिक, द्वितीय। हालांकि देखा जाए ना तो कुले ने सिर्फ प्राथमिक समूह की बात की। अब चूंकि प्राथमिक समूह है तो द्वितीयक ऑटोमेटिक आ गया, तो अगर ऑप्शन में कुले देता है तो आप द्वितीय समूह में लगा सकते हैं। अदरवाइज ना, प्राथमिक समूह के ऑपोजिट में आ गया है द्वितीय समूह, है ना, ऑटोमेटिक ही आया है। बाकी हम रखते कुले के अंदर ही हैं। तो कुले ने प्राथमिक द्वितीय समूह की बात की। प्राथमिक समूह ये सबसे पहले निर्मित होते हैं, ऐसे समूह जो सबसे पहले निर्मित होते हैं, जिसके सदस्य हम स्टार्टिंग से ही होते हैं, है ना, हमारा पर्सनैलिटी डेवलप होता है। और ये हमारे लिए कैसे होते हैं? प्राथमिक होते हैं, मौलिक होते हैं। इनके जो सदस्य हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होती है ना। अब प्राथमिक समूह क्या हो सकते हैं? परिवार हो सकता है, पड़ोस हो सकता है और मित्र मंडली हो सकता है। तो इन्होंने, कुले ने, तीन ही चीजों को प्राथमिक समूह में रखा है, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली। एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है। देखिए, इस प्राथमिक समूह में आपके घनिष्ठ संबंध होंगे, प्रत्यक्ष संबंध होंगे, आप इनसे लगभग रोज मिल रहे होंगे, रोज आपकी बात हो रही होगी, ठीक है। और जहां पे आप, यानी एक नॉर्मल इंसान से सामाजिक इंसान बनने की प्रक्रिया भी कर रहे होंगे आप। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आप एक सोशल ह्यूमन बनने का जो आपका प्रोसेस होता है वो प्राइमरी ग्रुप में ही होता है, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रुप में बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं, आपका पर्सनैलिटी का विकास होता है ना। और इसमें सदस्यों की संख्या कम होती है। द्वितीय क्या? सेकेंडरी ग्रुप, वे समूह जिनका निर्माण प्राथमिक समूहों के बाद होता है, इनकी सदस्य संख्या अधिक होती है। इसमें आपका जो व्यक्तित्व निर्माण है इसका प्रभाव कम पड़ता है, और इसमें इनका निर्माण भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होता रहता है ना। फिर है, मैकडूगल ने दो प्रकार के ग्रुप की बात की, आकस्मिक उद्देश्य मूलक, है ना, एक्सीडेंटल और पर्पसिव ग्रुप। आकस्मिक ग्रुप वो होते हैं जिनका निर्माण अचानक, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के हो जाता है, जैसे भीड़, दंगे, ठीक है। और ये अस्थायी होते हैं, कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक। उद्देश्य मूलक, पर्पसिव ग्रुप, ये क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप, ऐसे समूह जिनका निर्माण सोच समझकर उद्देश्यों के साथ हुआ, जैसे श्रोता समूह। श्रोता समूह क्या होता है कि हम वहां पे प्रसंग करेंगे, ठीक है, किसी जगह पे हम भागवत कर रहे हैं, सोचा समझा आपने, भागवत करी, तो लोगों का एक ग्रुप आएगा ही, ठीक है। यानी सोच समझ के प्लानिंग के साथ आप जो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो ग्रुप बना रहे हैं, वो ग्रुप आपका कहलाएगा कौन सा? उद्देश्य परक ग्रुप, ठीक है। गिलिन गिलिन ने भी दो नहीं, गिलिन गिलिन ने बहुत सारे समूहों की बात की है। रक्त संबंधी, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर क्षेत्रीय ग्रुप, अस्थायी समूह, स्थायी समूह, सांस्कृतिक समूह, ठीक है। रक्त संबंधी, रक्त संबंध के आधार पर निर्मित होते हैं, जैसे आपकी जाति, आपका परिवार। शारीरिक विशेषता यानी कैसे आप वंशानुक्रमण के आधार पर, से एक लड़के का जो ग्रुप होगा वो उसकी दोस्ती लड़कों से होगी, युवाओं की दोस्ती युवाओं से होगी, वृद्धों की दोस्ती वृद्धों से होगी, महिलाएं महिलाओं से संबंधित होंगी, है ना। तो लिंग समूह जैसे स्त्री पुरुष, आयु समूह जैसे बालक युवा वृद्ध, प्रजाति समूह निग्रोइड, मंगलाइड, कॉकेसाइड, ये सारे यानी आपके फिजिकल
जो फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप बन रहा है वो ग्रुप। क्षेत्रीय समूह, टेरिटोरियल ग्रुप, यानी क्षेत्र विशेष के आधार पर, जैसे जनजातीय समूह, राज्य, राष्ट्र। राष्ट्र राज्य कैसे कि आप एमपी से यूपी जाएंगे, आपका कोई ग्रुप है, जैसे टीम जाती है स्कूलों में, जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, गेम्स होते हैं, तो एक टीम दूसरे उसमें जाती है गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, देश दूसरे देश जाएंगे तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, है ना, तो वो कैसा ग्रुप हो जाएगा, क्षेत्रीय समूह। ठीक है। अस्थायी टेम्परेरी ग्रुप जो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, इनमें घनिष्ठता भी कम होगी, जैसे भीड़, श्रोतागण। स्थायी समूह थोड़े से परमानेंट होंगे, थोड़ा ज्यादा स्थायी होंगे, इनमें संबंध भी थोड़ा सा ज्यादा घनिष्ठ होगा, जैसे गांव, शहर। ठीक है, किसी पर्पज, सोच समझ के जब आप हैं कहीं पे, या आपका जो जिससे किसी से दोस्ती है तो आपकी एक लॉन्ग टाइम के लिए है ना, लंबे समय के लिए स्थायित्व है। हालांकि दोस्ती इसमें नहीं आएगी, इसमें आपका गांव आ जाएगा, शहर आ जाएगा, आपकी सोसाइटी आ जाएगी, जो स्थायी होते हैं। पर फॉर एग्जाम्पल कि जो जिनमें थोड़ा सा परमानेंसी पाई जाती है, जो ग्रुप थोड़ा लॉन्ग समय के लिए होता है, वो आ जाएगा स्थायी समूह में। ठीक है। सांस्कृतिक समूह, इनका निर्माण सांस्कृतिक आदर्शों के आधार पर कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होता है, जैसे आर्थिक समूह, है ना। आर्थिक समूह में आ जाएगा सहकारी समिति, धार्मिक समूह में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं वो आ जाएगा, शिक्षा समूह में सारी शिक्षा संस्थाएं आ जाएंगी, विद्यालय, शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग सब। मनोरंजनात्मक में आपके समूह, क्लब आ जाएंगे, पार्क आ जाएंगे, जहां भी आप मनोरंजन कर सकते। ठीक है। क्या नीचे होगा। गिडिंग्स। अब गिडिंग्स ने प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के समूह बताए। एग्जाम में ऐसे भी आता है कि इस आधार पर किसने बताया, तो अलग ये भी देखिएगा, मैंने बीच में आधार भी बताया है, जिन्होंने किसी आधार पर ग्रुप को डिवाइड किया। तो प्रकृति के आधार पर बताया है प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप, व्यक्तिगत समूह और सार्वजनिक समूह। ठीक है। गिडिंग्स और भी चार प्रकार के समूह की बात करते हैं। ठीक है, ये दो मेन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट कभी कभार यानी 99% आपसे ये पूछे जाएंगे, बट 1% चांस है कि ये वाले भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो पता होना चाहिए। तो ये चार भी इन्होंने दिए गिडिंग्स ने, जैसे जेनेटिक समूह, जेनेटिक ग्रुप, इकट्ठे समूह, ये टा है ना, तो ये आप सही कर लीजिएगा। देखिए मिसप्रिंट है कहीं कहीं पे, वो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। तो इकट्ठे समूह, कॉन्ग्रेगेट ग्रुप, वियोजक समूह, डिस्टिंक्टिव ग्रुप और सम्मिश्रित समूह, ओवरलैपिंग ग्रुप। ठीक है, ये चारों दिए गिडिंग्स ने। वार्ड दो प्रकार के समूह की बात करते हैं, अनिवार्य समूह, ऐच्छिक समूह, इनवॉलेंटरी ग्रुप, वॉलेंटरी ग्रुप। पार्क बर्जेस ने 6 प्रकार के समूह की बात की। पारिवारिक समूह, भाषाई समूह, प्रजातीय समूह, पारिवारिक में परिवार पड़ोस आ जाएगा, भाषाई में भाषा से संबंधित, है ना, जैसे हिंदी भाषी, इंग्लिश भाषी, उर्दू भाषी, और भी जो भाषाएं होती होंगी। प्रजाति में कॉकेसाइड, मोंगोलॉइड, निग्रोसाइड। ठीक है। क्षेत्रीय समूह जैसे प्रांत, राज्य, जनजाति। अनुकूलित समूह जैसे वर्ग, जाति। संघर्ष समूह, श्रमिक, राजनीतिक, जहाँ पे संघर्ष मतलब होते रहते हैं। ठीक है। सोरोकिन ने भी दो प्रकार के समूह की बात की, एकल बंधन समूह या एक कार्यात्मक समूह। ठीक है। एकल बंधन, एक कार्यात्मक, यानी यूनि फंक्शनल समूह और यूनि बाउंडेड ग्रुप। ठीक है। इसमें इसमें जो सदस्य होते हैं वो आपस में एक ही आधार पर जुड़े होते हैं, इसलिए उसको एकल बंधन कहते हैं। जैसे कुछ लोग प्रजाति, लिंग, उम्र, नातेदारी, भाषा, धर्म, शिक्षा, इनके आधार पर समूह का निर्माण करते हैं, यानी जो इनके बीच में जो निर्माण का कारण है वो एक ही है ना, कि हम सेम प्रजाति के ग्रुप है, हम सेम लिंग के ग्रुप है, हम हमारा जो किनशिप है वो सेम है, हमारा लैंग्वेज है वो सेम है। तो अगर आपके बीच में ऐसा कुछ है तो वो कहलाएगा एकल बंधन, यानी आपके आधार जो होते हैं वो एक ही होते हैं, बेस उस ग्रुप का एक ही होता है। ठीक है। जैसे इंडिया से 10 लोग अगर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, एकल बंधन होगा, यानी
किस बेस में ये ग्रुप किस बेस में बना है? क्षेत्र बेस में, राष्ट्र के आधार पर, है ना? आधार इनका एक मे भी ये एक दूसरे को आपस में उतना नहीं जानते हैं, टीममेट हो गए, थोड़ा बहुत जान रहे होंगे, लेकिन एक ग्रुप ही तो है ना? बहुबंधन, मल्टी बॉन्डेड या मल्टी फंक्शनल ग्रुप जैसे जब समूह के लोग एक या अधिक बंधनों से जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, तो उसे बहुबंधन समूह कहते हैं। जैसे परिवार, जाति, वर्ग, जनजाति, राष्ट्र, इसमें बहुत सारे बंधन होते हैं, है ना? बहुत सारे आपके फंक्शन होते हैं, बहुत सारे आधार होते हैं जिस वजह से ये सारे ग्रुप जुड़े होते हैं या बने होते हैं। मैकाइवर पेज जो है वो 3 प्रकार के ग्रुप की बात करते हैं। क्षेत्रीय एकता के आधार पर, जैसे गांव, नगर, समुदाय, पड़ोस, हितों के प्रति जागरूकता, लेकिन अनिश्चित संगठन, यानी संगठन इनका निश्चित नहीं है लेकिन हित है। ठीक है, तो ये भीड़ हो जाएगी, जाति, अब जात, प्रवासीय, प्रजातीय, ये सारे हितों के प्रति जागरूकता है लेकिन निश्चित संगठन है, तो ये क्या हो जाएगा? चर्च, राज्य, परिवार, मजदूर संघ, मित्र मंडली, क्लब वगैरह। ठीक है, फिर तक 6 प्रकार के ग्रुप की बात करें हैं। पारिवारिक समूह, शैक्षणिक समूह, आर्थिक समूह, राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह, मनोरंजनात्मक समूह। डिस्क्राइब करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है कि शैक्षणिक समूह में क्या आएगा। आर्थिक समूह में किसान समूह, मिल मजदूर, ये सब व्यापारी आ जाएंगे। राजनीतिक में सारी राजनीतिक चीजें आ जाएंगी। धार्मिक में धार्मिक संस्थान आ जाएंगे। मनोरंजन में हाँ, जहाँ से भी आपको मनोरंजन हो सकता है ना, वो आ जाएगा। पहले के टाइम पे नाट्य थिएटर शो हुआ करते थे जहाँ पे लोग, हालांकि आज भी होते पर पहले बहुत होता था, जहाँ पे लोग जाते थे देखने, है ना, नाटक देखने जाया करते थे, जो हम सिनेमा घर आज भी जाया करते हैं। तो ये मनोरंजनात्मक समूह है। ठीक है, आर के मर्टन जो है, इन्होंने भी समूह को 2 आधार पे बांटा है: सदस्यता समूह, गैर सदस्यता समूह। सदस्यता समूह जिसके आप सदस्य होते हैं, जैसे परिवार, ये ना नहीं है, ठीक है, धर्म, जाति, गांव, शहर, राष्ट्र, ठीक है, ये जो समूह है, समनर के अंतः समूह से हम इनको तुलना कर सकते हैं। गैर सदस्यता समूह जिसका व्यक्ति जो है वो सदस्य नहीं होता, जैसे बाह्य समूह से हम इसको समझ सकते हैं। आकांक्षा या एस्पिरेशन के आधार पर हर्बर्ट हाइमन ने 2 समूह बताए। ठीक है, याद रखिएगा, आकांक्षाओं के आधार पर हर्बर्ट हाइमन ने कितने समूह बताए, या आकांक्षा के आधार पर, इंस्पिरेशन के आधार पर कितने समूह बताए। तो हो जाएगा सदस्यता समूह, मेंबरशिप ग्रुप, संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। बोगार्ट्स भी 2 प्रकार के समूह की बात करते हैं: औपचारिक समूह, फॉर्मल ग्रुप, अनौपचारिक समूह, इनफॉर्मल ग्रुप। बीर स्ट्रीट ने 3 प्रकार के समूह, नहीं, बीर स्ट्रीट ने समूह की विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताई हैं कि समूह की जो फीचर्स है वो क्या होंगे: चेतना होगी, कॉन्सियसनेस होगा, है ना, अंतः क्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, संगठन होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होंगे। और इसी के आधार पर उन्होंने 4 प्रकार के समूह बता दिए। पहले उन्होंने विशेषताएं बता दी थी, उसके आधार पर इन्होंने 4 प्रकार के समूह बता दिए। सांख्यिकी समूह, स्टैटिकल ग्रुप, समझाती समाजीय समूह, सोसाइटल ग्रुप, सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, सहचारी समूह, एसोसिएशनल ग्रुप। ठीक है, सांख्यिकीय समूह क्या है, इनका जो निर्माण है, ठीक है, वो कैसे होता है, इसमें कुछ तो गलत है, एक सेकेंड गाइस। ओके, तो इसमें देखिए कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही लिखा है। जो सांख्यिकीय समूह है, स्टैटिकल ग्रुप है, देखिए इनका है, हमारे पास ना एक आंकड़ा होता है कि इस आयु के कितने लोग होंगे, है ना, इस ये वाले लोग कितने होंगे, कि स्टैटिक्स होता है अपने पास, वो चीज यहाँ पे बस मेंशन नहीं है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। बाकी इन लोगों के बीच में इनमें से कोई भी तीन में से कोई भी फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होते हैं, ये कैसे होते हैं: आयु समूह हो सकते हैं, लिंग समूह हो सकता है, शिक्षित, तो इनका अपने पास में स्टैटिक्स होता है कि शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, इस आयु एज के कितने लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समाजीय, सोसाइटल ग्रुप। इस प्रकार के समूह में सिर्फ एक ही विशेषता होती है, समाज समता की चेतना, है ना, अन्य बाकी 2 अभाव होते हैं, जैसे निर्जातीय और एक भाषा समूह जो होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल होंगे। समाजीय समूह यानी इनमें समता होगी, कॉन्सियसनेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, आपको ऑलरेडी बहुत बार मैंने बता दिया है, इसमें आपका कॉन्शियसनेस होगा, इंटरेक्शंस भी होंगे। ठीक है,
किंतु औपचारिक संगठन इसमें नहीं होंगे, है ना। जैसे सहकर्मियों का जो समूह हो गया, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, भीड़, श्रोतागण इसमें आ जाएंगे। सहचारी समूह, एसोसिएटल ग्रुप जो होंगे, इसका निर्माण सदस्य सोच समझ के, जानबूझ के करेंगे। जैसे मजदूर हो गए, संघ हो गया, है ना, क्रिकेट क्लब हो गया, राजनीतिक दल हो गया, ठीक है। सामाजिक ग्रुप में आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, है ना, जो सोच समझ के बनाई जाती हैं, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं प्राथमिक ग्रुप क्या है ना। प्राथमिक ग्रुप आपका सिलेबस में भी है। तो प्राथमिक ग्रुप का जो उल्लेख किया था 1900 में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक है कुले की, जिसमें उन्होंने प्राइमरी ग्रुप के बारे में बताया था। कुले ने प्राथमिक समूहों का अर्थ स्पष्ट करते हुए ये बताया कि प्राथमिक समूह वो है जिनमें आमने सामने का घनिष्ठ संबंध और सहयोग होता है। ऑलरेडी जब हम प्राइमरी ग्रुप की बात कर रहे थे कुले की, तो वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसमें प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, क्लोज रिलेशन होता है, घनिष्ठ संबंध होते हैं। कुले समय एवं महत्व की दृष्टि से प्राथमिक समूह को प्राथमिक कहते हैं। समय की दृष्टि से सर्वप्रथम बच्चा प्राथमिक समूहों यानी परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली के ही संपर्क में आता है, और महत्व की दृष्टि से भी यह प्राथमिक है, ठीक है। अब हम देखें कुले के अकॉर्डिंग, तो समूह के तो अनेक अर्थ हैं, है ना, बहुत सारे अर्थों में ये प्राथमिक है, किंतु इसका मेन जो कारण है वो ये कि व्यक्तियों की सामाजिक, प्राकृतिक एवं आदर्श के निर्माण में ये कैसे होते हैं, मौलिक होते हैं, ठीक है। खुले प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंधों पर जोर देते हैं। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए 3 भौतिक दशाओं का उल्लेख किया। क्या? शारीरिक समीपता, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, लघु आकार, स्मॉल साइज, संबंधों की जो अवधि होती है वो थोड़ी लंबी होती है, ड्यूरेशन ऑफ द रिलेशनशिप जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग पीरियड का होता है। प्राथमिक समूहों की जो आंतरिक विशेषताएं हैं वो क्या हैं? उद्देश्यों की समानता होगी, जो संबंध होंगे स्वयं साधन होंगे, ठीक है। संबंध कैसे होंगे? वैयक्तिक होंगे, साझी संबंध संपूर्ण होंगे, इनका विकास ऑटोमेटिक होगा, संबंध जो प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति होगी इनमें। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चार्ल्स कुले ने 3 ही बात कही, आपको याद रखना है, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली। शुरू से आप अभी तक यही पढ़ रहे हैं कि चार्ल्स कुले ने 3 ही ग्रुप को प्राथमिक ग्रुप में माना है, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली। मैकाइवर पेज प्राथमिक समूह की संरचना की इकाई, प्राथमिक समूह को, है ना, प्राथमिक समूह को सामाजिक संरचना की इकाई कहा है, यूनिट सेल कहा है। याद रखिएगा कि प्राथमिक समूह को संरचना की इकाई या यूनिट सेल किसने कहा है? मैकाइवर पेज के परिवार, क्रीड़ा समूह, बहुत ज्यादा टाइपिंग एरर्स हैं पर मैं करेक्ट कराती जा रही हूँ, आप करते जाइएगा, ठीक है। मैकाइवर पेज ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, है ना, जनजाति, इन सभी को प्राथमिक समूह माना है। डेविस ने प्राथमिक समूह कैसे माना है? परिवार को, क्रीड़ा समूह को, पड़ोस को, गांव को माना है। कूले पशु प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का कार्य जो होता है वो किसका होता है? प्राथमिक ग्रुप का। जैसे मैंने आपको कहा कि जो बच्चा होता है वो कैसा होता है? पहले जैविक होता है, जैविक इंसान होता है, और फिर वो धीरे धीरे सामाजिक इंसान में बदलता है। तो ये कौन हेल्प करता है? प्राइमरी ग्रुप्स हेल्प करते हैं। ये पर्सन्स नहीं, पार्सन्स हैं। पार्सन्स के अकॉर्डिंग हमारी मानवीकरण की जो प्रक्रिया है प्राथमिक समूह में होती है। मानवीकरण यानी यही वाली प्रक्रिया, ठीक है। अब प्राथमिक और द्वितीयक समूह से मिलते जुलते संबंध यानी गैमिन सॉफ्ट और गैसेल सॉफ्ट को टॉनिज ने बताया है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि गैमिन सॉफ्ट, गैसेल सॉफ्ट क्या है, किसने बताया? मैंने आपको कम्युनिटी वाले चैप्टर में, आपको ये टॉपिक में गैमिन, गैसेल सॉफ्ट दोनों ही बताए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम संदर्भ समूह का उल्लेख किया था हर्बर्ट हाइमन ने।
कब किया था? 1942 में। और किस बुक में किया था? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस नाम की किताब में। ठीक है, इसके बाद शेरिफ ने, ऑर्थो क्लाइनबर्ग ने, न्यूकॉम ने, स्टाउफर ने, मर्टन ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए और इन्होंने दो आधार बताए सबने कि आकांक्षाएं होती हैं और तुलनात्मक अभाव बोध होगा या सापेक्षहीनता होगी यानी स्पायर होगा, और क्या होगा? रिलेटिव डिप्रीवेशन होगा। अब हाइमन ने इस अवधारणा का प्रयोग स्कूली बच्चों के अध्ययन के संदर्भ में किया। ठीक है, हाइमन द्वारा संदर्भ समूह की अवधारणा का उल्लेख मनोविज्ञान विषय में किया गया था, जबकि समाजशास्त्र में उसे लाया किसने? रॉबर्ट मर्टन ने। तो ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि देखो सबसे पहले लाया तो हाइमन ने था, ठीक है, लेकिन समाजशास्त्र में किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो मर्टन ने इंट्रोड्यूस किया है। अब संदर्भ समूह की अवधारणा मुख्यतः इस तथ्य पर है कि मानव व्यवहार और उसके व्यक्तित्व के विकास में प्रायः कुछ गैर सदस्यता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे हाइमन ने संदर्भ समूह कहा है ना। अब देखिए, इस समूह को संदर्भ समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समूह किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसा संदर्भ प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर वह व्यक्ति ना सिर्फ अपना एवं अपनी स्थिति का भी मूल्यांकन करता है, बल्कि दूसरों का भी मूल्यांकन करता है। देखिए, सिंपली अगर हम कहें कि संदर्भ समूह क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि ये कोई ग्रुप है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं और आप इस ग्रुप से बाहर हैं फिलहाल, ठीक है, और आप नए नए इस ग्रुप में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ऑड फील करेंगे, है ना, क्योंकि ये सब लोग तो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, बातें होती है, लेकिन आप नए हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे घुलने मिलने में समय लगेगा और आप चाहते हैं कि आप इस ग्रुप का भी हिस्सा बने। अगर हम देखें कि जब कोई बच्चा किसी नए स्कूल से आता है ना, तो जिस स्कूल में वो गया उस स्कूल के बच्चे तो सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जो नया बच्चा आया उसको उस ग्रुप में उस ग्रुप का हिस्सा बनने में थोड़ा टाइम लगता है और वो बहुत जल्दी वो चाहता है कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा जल्दी से जल्दी बन जाऊं, और एक टाइम के बाद वो भी इस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। अभी अगर हम देखें कि रेफरेंस ग्रुप को और हम बेहतरी से समझें, तो ऐसा समूह जो जिसका हिस्सा हम बनना चाहते हैं मन ही मन में कि काश हम इसका हिस्सा बन जाएं, ठीक है, आप उसको या उस ग्रुप को आप अच्छा मानते हैं, मोटिवेट होते हैं। जैसे आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, आप भी तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन के उस किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप भी पोस्टेड हो जाएं, यानी वो कॉलेज जिस कॉलेज में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या जिस यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपके लिए वो ग्रुप कैसा होगा? संदर्भ समूह होगा, रेफरेंस ग्रुप होगा। आई होप बहुत अच्छे से आपको संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप क्लियर हो गया होगा, ये आपके लिए रेफरेंस है ना, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, वो उसमें से आप मोटिवेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। शेरिफ और शेरिफ के अनुसार संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनसे व्यक्ति स्वयं को उस समूह के अंग के रूप में जोड़ता है अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से संबंध स्थापित करने की आकांक्षा रखता है। नित्य प्रतिदिन की भाषा में संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनमें व्यक्ति अपना समीकरण करता था या समीकरण करने की आकांक्षा रखता है ना। इस प्रकार शेरिफ ने संदर्भ समूह के बारे में दो बात कही। पहली कि जो सदस्यता है समूह के व्यक्ति का अन्य समूह से संबंध स्थापित करना और अन्य समूह से संबंध स्थापित करने की आकांक्षा रखना, ठीक है। संदर्भ समूह बेसिकली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आई विश हम भी पार्ट हों, ठीक है। अभी सब आप संदर्भ समूह के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, उस समूह का हिस्सा बनने के लिए ही तैयारी
कर रहे हैं, ठीक है। शेरिफ के अनुसार संदर्भ समूह एक मानसिक स्थिति है जिसमें किसी भी समूह के सदस्य किसी दूसरे समूह से जिसे वे श्रेष्ठ समझते हैं अपना मानसिक संबंध जोड़ते हैं एवं को स्वयं का उस अन्य समूह के परिप्रेरण से मूल्यांकन करते हैं। अब देखिए, अभी आप देखा जाए तो प्रैक्टिकली किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रुप होगा, है ना भैया, देखिए सभी बहुत सारे प्रोफेसर का भी ग्रुप होता है, यूनिवर्सिटी में जो लोग कार्यरत हैं उनका भी तो ग्रुप है। तो अभी आप उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आप मन ही मन चाह रहे हैं कि आप भी उस ग्रुप का हिस्सा हो, आप भी उस यूनिवर्सिटी में कार्यरत हो, आप भी उस महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में काम कर रहे हो, यानी मेंटली आप उस समूह का हिस्सा बनने का सोच रहे हैं, आप बनना चाह रहे हैं। आप आज वर्तमान में जो भी है, आप उस चीज से उस ग्रुप को जो आप बनना चाह रहे हैं उसको आप श्रेष्ठ समझ रहे हैं, ठीक है। न्यूकॉम्प ने कहा कि संदर्भ समूह ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति तुलना करने के लिए प्रस्तुत होता है, ठीक है। मनुष्य का सदस्यता समूह उसके जीवन काल में सकारात्मक या नकारात्मक संदर्भ के रूप में प्रभावित करता है। यानी न्यूकॉम्प संदर्भ समूह के दो स्वरूप बताते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब भैया आपके ऊपर है कि आप अच्छे ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं या बुरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। अगर हम देखें कि कोई गुंडा है, ठीक है, और वो बनना चाह रहा है डॉन, ये लो इसकी ये हो गई बंदूक, ठीक है। चलो थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, ये कोई है, ठीक है, और ये हमने इनके हाथ में पकड़ा दी, ये राइफल, और ये क्या है, ये इंसान है डॉन। तो ये जो ए है ये बनना चाह रहे हैं बी की तरह कि अभी तो मुझसे बस 4 लोग डर रहे हैं, मैं डॉन बन जाऊं तो मेरे से पूरा शहर डरने लगेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बनना चाह रहे हैं, अभी आप एक नॉर्मल इंसान हैं, तो आप कैसे हैं, आप पॉजिटिव में आ जाएंगे। ऑटो क्लाइनबर्ग जो है, इनके अकॉर्डिंग संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसके आदर्श, मूल्य, व्यवहार, प्रतिमान, ये सभी को जो इंसान है वो अपना आदर्श मान लेता है। रॉबर्ट मर्टन जिनकी किताब है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ऑलरेडी एक बार आ चुकी है ये, तो सामान्यतः संदर्भ समूह का उद्देश्य उन निश्चित परिस्थितियां तथा परिणामों को व्यवस्थित करना है जो आत्म महत्व के कारण व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों तथा समूहों के मूल्यों और मानदंडों को अपना लेने तथा अपनी स्थिति को दूसरे की स्थिति की तुलना करने से उत्पन्न होती है, ठीक है। आप कंपेयर कर रहे थे, आप जिस समूह का हिस्सा है और जिस समूह का हिस्सा बनना चाह रहे हैं दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, परस्पर संपर्क युक्त संदर्भ समूह और संघर्षरत संदर्भ समूह। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं है लेकिन सदस्य बनना चाहता है। अब मर्टन ने लिखा संदर्भ समूह सापेक्षहीनता, रिलेटिव डिप्रीवेशन के कारण बनता है। सापेक्षहीनता यानी व्यक्ति संदर्भ समूह को अपने समूह से ऊंचा समझता है, उसके मन में अपने प्रति हीनता का भाव होता है। यानी सापेक्षहीनता का जो अवधारणा है सर्वप्रथम स्टाउफर ने दिया था 1940 में, उनकी किताब है द अमेरिकन सोल्जर, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है स्टाउफर की, बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में। अगर आप एक दो बार भी अटेम्प्ट किए हैं पुराने पेपर सॉल्व करने का प्रयास किया, आपको 110% की बुक तो मिली ही होगी द अमेरिकन सोल्जर, ठीक है। लेकिन इसका विस्तृत उल्लेख मर्टन ने किया। संदर्भ समूह का निर्माण सापेक्षहीनता या सापेक्ष वंचन के कारण होता है, फिर भी पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक है। अब मर्टन कहते हैं सत्य भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम देखें तो ये सत्य नहीं भी हो सकता है। तो सामाजिक परिस्थिति में लंबवत परिवर्तन की इच्छा संदर्भ समूह को जन्म देती है। संदर्भ समूह में जो व्यक्ति है वो मूल्यों, जीवन के तरीकों को आत्मसात करना चाह रहा है, इसके लिए उसे पूर्वाभासी समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, मैंने कहा यहाँ पे जो सापेक्षहीनता की बात हो रही है ये क्या है कि जो एक है, ठीक, ये कोई ग्रुप है, आपका ट्रांसफर हुआ, ठीक, आप नए कॉलेज में गए, ठीक है,
अब जब आप नए कॉलेज में गए और जिस कॉलेज में आप पढ़ाते थे आप उसके सदस्य थे, पर जब आप यहाँ से निकल के इसमें जा रहे हैं तो यहाँ के लिए आप नए हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो और पहले से ही घुले मिले आपस में, उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, लेकिन आपको जो थोड़ा अलग फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ऑड फील हो रहा है कुछ दिन के लिए, वही है वंचन कि आपको कमी महसूस हो रही है, अभी आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। वही है सापेक्षहीनता कि आप बनना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक आप उसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं, आपको अकेलापन भी फील हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है क्योंकि आप अभी तक उस ग्रुप से फेमिलियर नहीं हो पाए हैं। ठीक है। अब संदर्भ व्यक्ति या रेफरेंस इंडिविजुअल क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है मर्टन का है। संदर्भ पर्याय वह व्यक्ति होता है जिसके अनुरूप बनने की हमारी इच्छा होती है, हम उस व्यक्ति के समान ही वस्त्र पहनना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, अपना जो भी जीवन का व्यवहार है हम उसकी तरह करना चाहते हैं, अपना पूरा जीवन शैली हम उसकी तरह करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, संदर्भ व्यक्ति होता है। ये भी सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है। संदर्भ व्यक्ति अगर हम देखें तो सपोज जैसे मान लो 4 लड़कियां, ठीक है, और ये चारों क्या हैं, आपस में दोस्त हैं, ठीक है। अब मान लो जो कोई एक लड़की है बहुत स्मार्ट है, उसका जो पहनावा है, उसका जो स्टाइल है, उसका जो वे है बात करने का, उसका जो भी तरीका है, वो इनमें से किसी एक लड़की को बहुत अच्छा लग रहा है और वो कोई एक इसके जैसा बनना चाहती है कि यार मुझे तो इसकी तरह दिखना है, ठीक है। या आप लोग हो गए है ना, तो मान लीजिए जैसे आप प्रोफेसर हैं, ठीक है, और आप किसी की तरह बनना चाह रहे हैं कि मुझे तो उनके जैसा बनना है, मैं तो उनके जैसा रहना चाहता हूँ, क्या जीवन शैली है उनकी, क्या लाइफ स्टाइल है, मैं भी वही करूंगा। तो वो इंसान जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं वो इंसान आपके लिए हो जाएगा संदर्भ व्यक्ति, रेफरेंस इंडिविजुअल। आई होप क्लियर हो गया होगा। भूमिका आदर्श, रोल मॉडल, ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया है रोल मॉडल क्या होता है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। बात वही है, बस ये है मर्टन ने उसे संदर्भ व्यक्ति कह दिया है, और सॉरी, हाँ मर्टन नहीं तो उन्होंने ही उसे संदर्भ व्यक्ति कहा है, और रोल मॉडल में भी कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। अंतर बस इतना है कि जो संदर्भ व्यक्ति होता है, देखिए कोई अंतर नहीं है देखा जाए तो, पर आप अगर डिफरेंस करना चाहते हो कि दोनों ही कॉन्सेप्ट मर्टन ने दिए हैं, ठीक है, तो अंतर ऐसे कर सकते हैं कि आप पहनना भी उसी की तरह चाह रहे हैं, यहाँ तक कि आप हेयर स्टाइल भी उसी की तरह करना चाह रहे हैं, आप उसी की कॉपी करना चाह रहे हैं, तो वो आपका संदर्भ व्यक्ति हो गया। लेकिन कोई ऐसा आइडियल है, कोई ऐसा है जिसकी जैसे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप अपना लाइफ सेट करना चाहते हैं, आप अपने करियर को एक पॉइंट पे देख रहे हैं, पीक पे देख रहे हैं, जैसे कोई हो कि मुझे जो बिजनेस करना है अंबानी की तरह करना है, अंबानी से इंस्पायर्ड है ना, इंस्पायर्ड होना और किसी की तरह बनना बहुत माइनर अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप किसी की तरह बनना चाह रहे हैं तो वो हो गया रेफरेंस व्यक्ति, आप किसी से इंस्पायर्ड हैं और फिर कुछ करना चाह रहे हैं तो हो जाएगा आपका रोल मॉडल। ऑलरेडी स्टेटस एंड रोल में बता दिया है, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब आप किसी के विशिष्ट व्यवहार से प्रभावित होते हैं तो वो भूमिका आदर्श के रूप में जाना जाता है। संदर्भ व्यक्ति और भूमिका आदर्श में अंतर है क्या, जहां भूमिका आदर्श में कोई विशिष्ट व्यवहार ध्यान का केंद्र होता है, वहीं संदर्भ व्यक्ति का प्रयोग सामाजिक जीवन में कई क्षेत्रों के सामान्यीकरण के लिए किया जाता है। भूमिका आदर्श वाले व्यक्ति परिचित ही हों यह आवश्यक नहीं है, भूमिका आदर्श वाले व्यक्ति वास्तविक या पौराणिक भी हो सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, और आपने सोचा कि मैं किसी भी तरह से हिंसा का यूज नहीं करूंगा, मैं गांधी जी को फॉलो करता हूँ, मेरे आदर्श हैं, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ जीवन में, मैं शांति से जो भी समस्याएं मैं उनका शांति से समाधान करूंगा। तो आपके रोल मॉडल तो गांधी जी हैं, वो तो जीवित भी नहीं है, आपने तो जीवन में उनको कभी मिला भी नहीं है, देखा भी नहीं है, बस फोटो देखी है ना आपने, उनके बारे में सिर्फ पढ़ाई की है। तो आपके रोल मॉडल तो जीवित अजीवित कोई भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है। अब आप राम जी की तरह हस्बैंड बनना चाहते हैं या मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहते हैं, आप युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपके रोल मॉडल हो गए,
है ना? यानी आप इंस्पायर हैं उनसे, कुछ पूरी तरह से आप कॉपी नहीं, आप दूसरा गांधी नहीं बनना चाह रहे हैं, आप गांधी के कुछ कुछ जो थॉट है, देखिए गांधी जी में भी कमियां रही होंगी, तो आप 100% उनके सभी विचारों से एग्री नहीं भी करते होंगे, पर एक दो विचार ऐसे होंगे जिनसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे, तो आपके रोल मॉडल होंगे। ठीक है। संदर्भ समूह के जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या है? मनोवैज्ञानिक, आपका मेंटली उनसे अटैचमेंट होता है, श्रेष्ठ समझते हैं, परिवर्तनशील होता है, तभी आपके लिए चेंज भी हो सकता है, अलग अलग इसमें डिफरेंस भी हो सकते हैं। अब है अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह या क्वासी ग्रुप। इसका एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया है चार्ल्स कुले ने। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। अर्ध आभासी, अर्ध प्राथमिक समूह अगर आए या आभासी प्राथमिक समूह आए तो कुले ने दिया है, यानी अर्ध या आभासी के साथ अगर प्राथमिक लिखा है तो कुले आएंगे। अगर सिर्फ अर्ध समूह लिखा है या आभासी समूह लिखा है या क्वासी ग्रुप लिखा है तो गिन्सबर्ग आएंगे। ठीक है। यानी अगर क्वासी प्राइमरी ग्रुप है तो ही चार्ल्स कुले आएंगे। ठीक है। तो इन्होंने दिया था ये कॉन्सेप्ट। समाज जो है वो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी दो ग्रुप्स में बटा है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जिनका निर्माण कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। ठीक है। मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले संबंध जो होते हैं प्राथमिक समूह से कम और द्वितीय समूह से जब वो अधिक घनिष्ठ होते हैं, ठीक है, वास्तविक या अमानवीय होते हैं, तो ही ऐसे समूह क्या कहलाते हैं? आभासी प्राथमिक अर्ध अर्ध प्राथमिक समूह, यानी आभासी प्राथमिक समूह या प्राथमिक समूह कहलाएंगे। ठीक है। इस प्रकार अर्ध प्राथमिक समूह जो होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीय समूह के बीच की स्थिति होती है। इसे हम कई तरह से समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक समूह है और द्वितीय समूह, इनके बीच में कौन आ रहा है? अर्ध प्राथमिक समूह। ठीक है। अगर हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल देखें जिससे आप समझ जाएंगे, तो आप कोई जने हैं, ठीक है, आपको किसी से प्रेम हुआ, ठीक है, तो आपका इनसे प्राइमरी रिलेशन भी है, यानी बहुत क्लोजनेस है, बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, आप लगभग रोज दिन में 2-3 बार मिल रहे हैं, या आप अपना पूरा दिन साथ में स्पेंड कर रहे हैं, या हो सकता है आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आप, है ना, 5 से 6 घंटे, मतलब प्रत्यक्ष रिलेशन तो है, ठीक है, क्लोजनेस तो है, लेकिन औपचारिक नहीं है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यानी प्राइमरी और जो सेकेंडरी ग्रुप है उसके बीच की स्थिति है, आपके जो प्रेम प्रसंग वाले जितने भी ग्रुप होते हैं वो उसकी बीच की स्थिति है, औपचारिकता भी नहीं है, सबसे छिपाया भी गया है, लेकिन आपके लिए वो प्राथमिक ग्रुप की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चार्ल्स कूले ने अर्ध प्राथमिक समूह के संदर्भ में लिखा, ये आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों द्वारा संगठित समूह है जो अपने संगठन तथा विशेष उद्देश्य के कारण सीमित आकार के होते हैं। इस प्रकार अर्ध प्राथमिक समूह सदस्यों की संख्या तथा संबंधों की घनिष्ठता की दृष्टि से प्राथमिक समूह की तरह होते हैं, जबकि संगठन और उद्देश्य की दृष्टि से प्राथमिक समूह से भिन्न होते हैं, जैसे जातीय, सामाजिक, ग्रामीण, मनोरंजन, ये सब आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना गिन्सबर्ग बॉटम। अर्ध या आभासी समूह यानी क्वासी ग्रुप, ठीक है, किसने दिया था? गिन्सबर्ग या बॉटमोर ने। समाज में कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनमें समूह के कुछ लक्षण पाए जाते हैं और कुछ लक्षणों का अभाव होता है, फिर भी इन्हें हम समूह मान लेते हैं। इनमें पूर्ण संगठन तो नहीं पाया जाता, है ना, इनके जो सदस्य होते हैं वो भी ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। अब जैसे किसी स्थान पर लोगों का इकट्ठा होना, समान लिंग वाले जो मनुष्यों का समूह है, समान आयु के जो मनुष्यों का समूह है, ये आभासी समूह है, इसमें लोग एक दूसरे को इतना नहीं जानते हैं, एक दूसरे के प्रति इतने अवेयर नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सब एक दूसरे को पहचानते हो, बहुत अच्छे इनके भी संबंध हो, फिर भी ये ग्रुप तो है ना, तो यही ग्रुप कहलाएगा आपका क्वासी ग्रुप, है ना, अर्ध या आभासी समूह। ठीक है। तो अगर आपसे अर्ध समूह या आभासी समूह क्वासी ग्रुप पूछे तो गिन्सबर्ग बॉटमोर लगाइएगा। अगर अर्ध प्राथमिक समूह पूछे, आभासी प्राथमिक समूह पूछे, क्वासी प्राइमरी ग्रुप पूछे, तो आपको क्या लगाना है? कुले लगाना है। ठीक है।
ओके, ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, बाकी पूरी स्लाइड में ही ग्रुप मैंने बताया है कि कौन सा ग्रुप किसने दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एक जगह पे मिल जाए। सारे नहीं अटैच है, कुछ अभी भी बाकी हो आप अटैच कर लीजिएगा, बट जितना पॉसिबल मेरे से एक स्लाइड में हो मैंने उतने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। उदग्र समूह, क्षैतिज समूह मिलर ने दिया, प्राथमिक द्वितीयक समूह कुले ने दिया, आकस्मिक या उद्देश्य मूलक समूह मैकडूगल का है, रक्त संबंधी शारीरिक विशेषता, क्षेत्रीय समूह, अस्थायी समूह, स्थायी समूह, सांस्कृतिक समूह गिलिन गिलिन ने दिया, व्यक्तिगत समूह, सार्वजनिक समूह गिडिंग्स ने दिया, अनिवार्य समूह, ऐच्छिक समूह वार्ड का है, पारिवारिक, भाषाई, प्रजातीय, क्षेत्रीय, अनुकूलित और संघर्ष समूह पार्क बर्जेस का है, क्षेत्रीय एकता वाले, हितों के प्रति जागरूक लेकिन अनिश्चित संगठन, हितों के प्रति जागरूक लेकिन निश्चित संगठन वाले, ये मैकाइवर पेज ने दिया। सदस्यता समूह, गैर सदस्यता समूह मर्टन का है। आकांक्षा के आधार पर हर्बर्ट हाइमन ने दिया है, जिसमें है सदस्यता समूह, संदर्भ समूह। औपचारिक अनौपचारिक समूह बोगार्ड्स का है, ठीक है। अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह चार्ल्स कुले का है। अर्ध आभासी समूह किन्सवर्ग बॉटोमोर का है। तो यहाँ से आपका समूह का टॉपिक भी खत्म हो गया है। हमने यूनिट 1 के बहुत सारे टॉपिक कर लिए। अब यूनिट 1 हमारा बहुत बचा नहीं है, अब बचा है हमारा परिवार, विवाह, है ना, धर्म, यही सारे छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं। तो बहुत जल्दी हमारा यूनिट 1 जो है वो खत्म होने वाला है। तो सभी तैयारी में अब लग जाइए। कहीं कोई डाउट है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो रही तो आप उसको नोट डाउन करिए। जब भी हमारा डाउट सेशन होगा आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में आप हैं तो आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको तुरंत ही समाधान चाहिए, वहां पर भी आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे परिवार, विवाह, बाकी चीजें, ठीक है, जितने टॉपिक अब हमारे बच गए हैं। हेलो एवरीवन, अगर आपको सोशियोलॉजी की क्लासेस समझ में आ रही हैं और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो पूरी क्लास देखने के लिए आप हमारे विश्वास बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, डाउट सेशंस दे रहे हैं। जहां पर भी आपको डाउट आता है हम उसको इमीडिएट क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रुप आपका हम बनाते हैं जिसमें आप कहीं पर भी एनी टाइम आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही हम उसमें आपको बीच बीच में क्वेश्चंस भेजते हैं जो कि आप सॉल्व करते हैं और वहां पर भी हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल फीस, सिर्फ 2999 में सारी फैसिलिटी आपको मिल सकती है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में तो आप हमारे विश्वास बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस के लिए आप हमारे मेहरा क्लासेस का एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करके वहां पर डेमो क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं सोशियोलॉजी के लेक्चर्स की, वो आप देख सकते हैं। आप हमें इन सभी चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर हम आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, क्लास से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है अगर आपको तो आप एनी टाइम हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो बिना देर किए और बिना किसी दूसरे का इंतजार किए आप आज ही हमारे विश्वास बैच के साथ जुड़िए और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी को हमारे साथ शुरू कीजिए, बिना परेशान हुए, बिना घबराए कि कितना क्या सिलेबस हो चुका है। आप सारी रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं, आप जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं और जितना जल्दी हो सके आप कवर भी कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको डाउट आएगा तो उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल होंगे, है ना। तो बहुत अच्छा ये मौका है, अभी भी समय है आपके पास कि आप एक अच्छी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आज ही आप हमारे विश्वास बैच से जुड़िए और कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो हमसे संपर्क करिए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।